हेलो एवरीवन। नर्सिंग स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अमित और आज हम एनक्लेक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में एमएसएन का एक नई यूनिट का क्वेश्चन करने वाले हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में बना चुका हूँ एक पार्ट, ये सेकंड पार्ट है इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट हैज फ्रिक्वेंट बर्स्ट ऑफ वेंट्रिकल ट्रैकिकार्डिया। वेंट्रिकल ट्रैकिकार्डिया हो रहा है। वेंट्रिकल ट्रैकिकार्डिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका वेंट्रिकल बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें आपके हार्ट की जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसको आप डिसरथमिया बोलते हो। ठीक है। और इस कंडीशन में अगर आप वेव देखोगे तो आपको कोई पी वेव नज़र नहीं आएगी, सिर्फ क्यू आर एल कॉम्प्लेक्स जो है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो वाइड रहेगा। और आपकी हार्ट रेट जो है वो 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा रहेगी। उसको क्या बोलोगे आप? उसको बोलोगे वेंट्रिकल टैकिकार्डिया। अब वेंट्रिकल टैकिकार्डिया नोट किया जा रहा है कार्डियक मॉनिटर के ऊपर। व्हाट शुड द नर्स मोस्ट कंसर्न अबाउट दिस अरिथमिया। तो आप किस चीज को सबसे ज्यादा कंसर्न करने वाले हो? केस है वेंट्रिकल टैकिकार्डिया। इट कैन डेवलप इनटू वेंट्रिकल फिब्रिलेशन एट एनी टाइम। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कवर टू ए नॉर्मल रिदम. It is uncomfortable for a client. It produces high cardiac output that quickly lead to cerebral and myocardial ischemia. देखिए, समझने की बात है, अगर कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता तो आपके ब्रेन के पास इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्विकली लीड्स टू, ब्रेन की नहीं होती, मायोकार्डियल इस्चीमिया तो हो सकता था लेकिन ये नहीं होता। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जब वेंट्रिकल बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ना तो वो पूरा फिल कर पाएंगे और ना ही वो पूरा क्या कर पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ना रिलैक्स कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में आपका कार्डियक आउटपुट कम रहेगा। ये है नेगेटिव पॉइंट, हटाओ इसको। दूसरी बात, इट इज अनकंफर्टेबल। हाँ, ये चीज रहती है सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डोम। बच्चे इसको समझ नहीं पाते। सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डोम का मतलब क्या है कि आपको एक फीलिंग होना, एक अलग सा महसूस होना, अलग अजीब लगना, डर लगना कि भाई मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, मैं मर सकता हूँ, ऐसी हार्ट अटैक आ सकता है। वो चीज़ें जो सोचता है ना पेशेंट, वो हो रहा है सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डोम। तो ये तो होगा, अनकंफर्टेबल तो है क्लाइंट के लिए, लेकिन सबसे कंसर्न की बात क्या रहेगी? ये बात, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता, आप ट्रीटमेंट करोगे तो ये नॉर्मल रिदम में कन्वर्ट हो सकती है, ये हो सकता है। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो अभी जो वेंट्रिकल ट्रैकिकार्डिया है ये बाद में वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में कन्वर्ट हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर ये हो गया तो फिर जान जाने का खतरा बहुत जल्दी है, फिर जान जा सकती है, 10-20 सेकंड फिर डेथ हो सकती है। इसलिए सबसे पहले आपको इस चीज़ को कंसर्न करना पड़ेगा कि अगर ये डेवलप हो गया वेंट्रिकल फिब्रिलेशन तो फिर खतरनाक कंडीशन हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। ये लाइनें जो इसमें लिखी हुई मैंने बता दी है। ठीक है। वेंट्रिकल टैकिकार्डिया को ट्रीट तो करना पड़ेगा। तो ट्रीट करोगे तो एंटी डिसअरिथमिक ड्रग्स आपको यूज़ करनी पड़ेगी। कार्डियोवर्जन भी यूज़ कर सकते हो अगर क्लाइंट अवेक है, वो होश में है। अगर वो होश में नहीं है तो फिर डीफिब्रिलेशन मशीन के द्वारा आप इसे यूज़ करोगे। ठीक है। अब जो वेंट्रिकल ट्रैकिकार्डिया होता है उसमें पेशेंट इजीली वेंट्रिकल ट्रैकिक फिब्रिलेशन में चेंज हो सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, अच्छा, अगर आप इसका ईसीजी मैप देखोगे, आपको ईसीजी मैप भी आना चाहिए। ईसीजी मैप भी बहुत जरूरी है इसका। और आपको देखने को मिलेगा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वाइड मिलेगा, पी वेव कोई भी नजर नहीं आ रही। और अगर आप हार्ट रेट काउंट करोगे तो इनकी हार्ट रेट 100 बीट से ज़्यादा आने वाली है। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट, ए क्लाइंट इज हैविंग फ्रिक्वेंट प्री मैच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है लेकिन पूरे तरीके से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। द नर्स वुड प्लेस प्रायोरिटी ऑन द असेसमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किस चीज को प्रायोरिटी में रखने वाली है? तो देखो, इस केस के अंदर जो प्री मैच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है, इस केस में आपकी जो ब्लड वैल्यूज जो होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे प्री मैच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कैन कॉज हीमोडायनेमिक कॉम्प्रोमाइज। ये ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्टर्ब करता है, ब्लड रिलेटेड वैल्यू डिस्टर्ब रहेगी। द शॉर्ट एंड वेंट्रिकल फिलिंग टाइम, और भाई डिक्रीज स्टॉक वॉल्यूम, फ्रिक्वेंट है ना, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, ये सारी चीज रहेगी। तो इन सभी चीज़ों में जब कार्डिक आउटपुट वगैरह कम रहेगा, ब्लड पूरा नहीं पहुंचेगा पेशेंट के पास, तो पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा। पाल्पेशन नहीं होगा, कैफीन वाली बात नहीं, इन्फेक्शन नहीं,
तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा राइट आंसर 4, हीमोडायनेमिक कॉम्प्रोमाइज देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ए क्लाइंट हैज डेवलप एट्रियल फिब्रिलेशन, जब आपके एट्रियम बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल नॉर्मल कर रहे हैं लेकिन एट्रियल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उस कंडीशन को बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। और इस कंडीशन में आपके वेंट्रिकल्स की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, 150 बीट पर मिनट आएगी, थोड़ा इतना तो बढ़ता ही है, ज़्यादा तो होता ही है। द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच एसोसिएटेड साइन सिम्टम। तो देखो जिनमें एट्रियल फिब्रिलेशन की दिक्कत होगी वहाँ पे आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। ऐसे केसेस में आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। तो पेशेंट ये द नर्स असेस द क्लाइंट पाल्पेशन, चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट और हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपोटेंशन वगैरह देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन के कारण मरीज घबरा जाता है थोड़ा, है ना, डिजीनेस, चक्कर वगैरह आ सकते हैं इसको। तो इसलिए आप सबसे पहले जो चॉइस रहेगी आपकी हाइपोटेंशन और डिजीनेस रहने वाली है, तो आंसर नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज वॉचिंग a cardiac output, the cardiac output and the client rhythm suddenly change. There is no P wave. Instead, there is fibrillating wave before each QRS complex. How would you nurse correctly interpret the client rhythm condition? तो देखो ऐसा हो रहा है, P wave बहुत सारी बन रही है और उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स सिंपल है, P wave बहुत सारी बन रही है, QRS कॉम्प्लेक्स। ऐसा पैटर्न अगर आपको देखने को मिलता है जिसमें आपके एट्रियम बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करे, तो P wave एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को दिखाती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, और जिसमें पी वेव नहीं है, बहुत सारी फिब्रिलेटिंग पी वेव, बहुत सारी पी वेव नज़र आ रही है, एक सिंगल पी वेव के हिसाब से देखो बहुत सारी पी वेव हो रही है यहाँ पे, अच्छी तरह बन नहीं रही। और दूसरी बात, बिफोर ईच क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, हर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से पहले ये हो रहा है, तो क्या होगा ये होता है एट्रियल फिब्रिलेशन। साइनस ट्रैकिकार्डिया में फिब्रिलेटिंग वेव्स आपको देखने को मिली। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल कोर्स लाइन आएगी। ट्रैकिकार्डिया से पहले बताया था क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाएगा, नो पी वेव। ठीक है, तो इस कंडीशन को आप बोलोगे एट्रियल फिब्रिलेशन। एक होता है एट्रियल फिब्रिलेशन, एक होता है एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर के अंदर भी बहुत सारी पी वेव देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे सॉ टूथ पैटर्न मिलेगा, सॉ टूथ पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। मैंने सर्च किया सॉ क्या है, तो ये सॉ है फिश की अलग अलग कैटेगरी होती है, इसमें तो 100 फिश जो होती है उसके दांत देखो ऐसे स्पाइकी नज़र आ रहे हैं, और ऐसा स्पाइकी पैटर्न आपको पी वेव में अगर नज़र आ रहा है तो ये है एट्रियल फ्लटर। और सिर्फ बहुत सारी मल्टीपल पी वेव नज़र आ रही है जो पूरी तरीके से नहीं बनी, उसको बोलेंगे एट्रियल फिब्रिलेशन। फिब्रिलेट का मतलब वाइब्रेट करना, बहुत सारी वेव बनना, तो एट्रियल फिब्रिलेशन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स प्रिपेयर टू डिफिब्रिलेट ए क्लाइंट इन वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। ठीक है भाई, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन जिसमें कोर्स ईसीजी की लाइन आ रही है, एक लाइन आ रही है कोर्स लाइन, ऊपर नीचे बनी हुई है उल्टी सीधी। ठीक है, दूसरी बात, उसके लिए पेशेंट को डिफिब्रिलेट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। आफ्टर प्लेसिंग द पैडल ऑन द चेस्ट एंड बिफोर द डिस्चार्ज दैम, मतलब कि चार्ज जो मतलब करंट पास करने से पहले, विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी नर्स डन। तो देखो क्या है, ये दोनों पैड इस मशीन से निकाल के ये लगे हुए हैं इस पे पैड, ये ओरिजिनल मशीन है, फोटो है, और ये आपके सर्च डाउनलोड एडिट किया हुआ है। तो ये जो पैड्स हैं, इनको पैड्स को अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद इसको डिस्चार्ज करने से, करंट इसमें फ्लो करने से पहले आपको क्या चीज़ चेक करनी है। तो देखो इस कंडीशन में आप पहले इंश्योर दैट द क्लाइंट इज इंटूबेट। इंटूबेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मरीज के अंदर ईटी ट्यूब डली हुई नहीं फर्क पड़ेगा। सेट द डिफिब्रिलेट टू सिंक्रोनाइज मोड। सिंक्रोनाइज मोड में चीज़ें बड़ी लिमिटेड रहेगी और ये इस कंडीशन में यूज नहीं होता। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन के अंदर सिंक्रोनाइज पैटर्न नहीं, अनसिंक्रोनाइज नॉन सिंक्रोनाइज पैटर्न यूज किया जाता है कि कभी भी ईसीजी में आप करंट दे सकते हो, पर्टिकुलर जगह पे नहीं देना होता, ऐसा कोई फिक्स नहीं। तीसरा, एडमिनिस्टर लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको वही देनी पड़ेगी। ठीक है, चौथा, कंफर्म दैट द रिदम इज एक्चुअली वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। हाँ भाई, ये बहुत जरूरी बात है, आपको पहले एक बार चेक करनी कि वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है या नहीं। और मान लो पेशेंट के अंदर वेंट्रिकल फिब्रिलेशन नहीं है और आपने ये डिफिब्रिलेट करके मशीन से करंट दे दिया, तो अभी इसका हार्ट अगर नॉर्मल काम करना है, डिफिब्रिलेशन करने के बाद
करंट पास करने के बाद ये नॉर्मल नहीं करेगा, ये डिफिब्रिलेट कर जाएगा दोबारा से, सॉरी फिब्रिलेशन हो जाएगा इसमें। अब नॉर्मल हार्ट को आप दोबारा से बीमारी में डाल दोगे, डिफिब्रिलेशन फिब्रिलेशन कर दोगे उसमें, इसलिए आपको ये यूज करना पड़ेगा। फिब्रिलेशन, देखो दो बातें यहाँ पे, फिब्रिलेशन वो कंडीशन है जिसमें हार्ट बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है, जो एक एबनॉर्मल कंडीशन है। डिफिब्रिलेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा आप फिब्रिलेशन को ठीक करते हो। डिफिब्रिलेशन में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं डिफिब्रिलेटर मशीन, जो करंट छोड़ते हैं, फिल्मों में देखते हो आप चेस्ट पे रख के, वही है, ठीक है। ये वो मशीन है डिफिब्रिलेटर, प्रोसेस का नाम डिफिब्रिलेशन। और कब करते हैं? जब वेंट्रिकल फिब्रिलेशन हो जाता है, ठीक है। तीनों बातों में अंतर है, ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इस कंडीशन में आप जब भी डिफिब्रिलेशन कर रहे हो पेशेंट का, जब भी आप करंट पास करोगे, तो आपको सबसे पहले एंश्योर होना है कि भाई पेशेंट को एक्चुअल ही यही प्रॉब्लम है ना। अगर नहीं और आपने कर दी तो फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट इज वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, ठीक है, इज अबाउट टू डिफिब्रिलेटेड, ठीक है, डिफिब्रिलेशन करना आपको, ठीक है, आप करोगे। द नर्स know that the converted this rhythm effectively the machine should be set at which of the following energy level in joule in first delivery। जब आप फर्स्ट टाइम पे करंट पास कर रहे हो तो कितने जूल का करंट दोगे, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। 50, 100, 200, 360, ये। तो आप जब डिफिब्रिलेशन में करंट पास करते हो तो सबसे पहले आपको 200 जूल का करंट देना होता है। उसके बाद सेकंड शॉट जो होता है वो 300 होता है। उसके बाद जो थर्ड शॉट होता है वो 360 का होता है, ठीक है। इस तरीके से 3 शॉक लगेंगे। ये जो 3 शॉट लग रहे हैं, इन 3 शॉट को बोलते हैं बायफेजिक पैटर्न। बायफेजिक पैटर्न के अंदर आप पेशेंट के अंदर 3 बार शॉक दोगे, और 3 बार शॉक दोगे 200, 300 और 360। लेकिन आप अगर पेशेंट को मोनोफेजिक पैटर्न से ही, मोनो मतलब एक ही बार आपको शॉक देना है, मोनोफेजिक पैटर्न के द्वारा आप पेशेंट को डिफिब्रिलेट करना चाहते हो, तो इस कंडीशन में आपको सिर्फ एक शॉक देना है, और वो भी 360 जूल का, खत्म, ठीक है। तो ये 2 टाइप से आप फिब्रिलेशन कर सकते हो। मोनोफेजिक एक बार दे के खत्म, मोनो मतलब सिंगल, और बाईफेजिक मतलब ज़्यादा बार, डबल ट्रिपल जो भी कर रहे हो आप, 3 बार देते हैं। इसमें 3 बार की मैंने लिखवा दी है वैल्यू, तो ये 360 जूल। A nurse would evaluate the defibrillation of a client was most successful if which of the following observation was made। ठीक है भाई, आपने डिफिब्रिलेशन किया, सारी सिक्वेंसुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले आपने करना है, कैसे किया, फिर क्या चीज, फिर देखो अब आगे आपकी पेशेंट पे आपने डिफिब्रिलेशन कर दी, ठीक है, और पेशेंट के अंदर ये सक्सेसफुल रहा, बिल्कुल सही रहा। अब आपको कैसे पता चलेगा सॉरी, आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए पेशेंट की कंडीशन अराउजल होनी चाहिए, नॉन अराउजल। पेशेंट होश में होना चाहिए, बेहोश होना चाहिए। तो पहली बात होश में होना चाहिए, इन दोनों में से एक आंसर है। दूसरी बात ब्रेडिकार्डिया होनी चाहिए, नॉर्मल रिदम होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल पल्स वगैरह आए, नॉर्मल ईसीजी पैटर्न आए, तो वो साइनस रिदम होनी चाहिए। बीपी नॉर्मल होना चाहिए, बीपी कम नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन नॉर्मल है। कुल मिला के आपको इसमें से नॉर्मल चीज़ें ढूंढनी है, जो भी आंसर नॉर्मल होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर है आपका 1। नेक्स्ट, ए नर्स इज इवेलुएटिंग ए क्लाइंट रिस्पॉन्स टू कार्डियोवर्जन। ठीक है, कार्डियोवर्जन एक मशीन है जिसके द्वारा भी आप करंट पास करते हो, सिंक्रोनाइज पैटर्न में करंट देते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कार्डियोवर्जन। ठीक है, डिफिब्रिलेशन मशीन बड़ी है, उसी की एक छोटा फॉर्म है कार्डियोवर्जन। ठीक है, डिफिब्रिलेशन कहीं भी करंट दे सकते हो, कभी भी करंट दे सकते हो ईसीजी के पैटर्न पे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। कार्डियोवर्जन में फिक्स टाइम पे आर वेव जब बनती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब आर वेव बनेगी, उसी दौरान आपको करंट पास करना, तो कुछ लिमिट होता है, कम देना होता है, टेक्निक से देना होता है, उसको बोलते हैं कार्डियोवर्जन। अब कार्डियोवर्जन देने के टाइम आपको पेटेंसी ऑफ एयरवे, स्टेटस ऑफ एयरवे का ध्यान रखना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कार्डियोवर्जन देने टाइम आपकी फर्स्ट जो चॉइस है वो है आपको पेटेंट करना पड़ेगा एयरवे। ठीक है, इसके लिए आप ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकते हो, वाइटल साइन और चीज़ें तो करोगे, लेकिन सबसे पहले आप क्या करोगे, आप पेटेंट एयरवे देखोगे। नेक्स्ट, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज जस्ट हैड इम्प्लांटेशन ऑफ ऑटोमेटेड इंटरनल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, AICD, अपने आप काम करने वाला कार्डियोवर्जन डिफिब्रिलेटर। मतलब
कार्डियोवर्जन की तरह, कार्डियोवर्जन डिवाइस अगर आप शरीर के अंदर इंसर्ट कर दे और वो अपने आप काम करेगी, पेशेंट की रिदम डिस्टर्ब होगी जब अपने आप काम करेगी, तो इस चीज में ऐसी डिवाइस लगाइए। द नर्स इमीडिएटली वुड असेस विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। सबसे पहले आप क्या चेक करो? एंजाइटी लेवल, मेडिकल अलर्ट चार्ट, नॉलेज ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ पोस्ट डिस्चार्जल, फिजिकल एक्टिविटी कौन सी नहीं करनी है, लास्ट एक्टिवेशन स्टेटस ऑफ डिवाइस, हार्ट रेट कट ऑफ एंड नंबर ऑफ शॉक इट इज प्रोग्राम टू डिलीवर। तो सबसे मेन चीज जो है वो आपको ये चेक करनी है कि भाई वो एक्टिव हो गई है नहीं है, हार्ट रेट को कम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। एक्चुअली ये तब काम करता है जब हार्ट बहुत ज़्यादा पंप करेगा ना, तो उस कंडीशन में ही काम आ रहा है, वेंट फिब्रिलेशन में ही काम आ रहा है। तो आपको ये शॉक वगैरह कितने शॉक कर, कितना करंट पास कर रहा हो, कितनी देर में कर रहा है, उस सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहने वाली है, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट इज ईसीजी स्ट्रिप शो एट्रियल एंड वेंट्रिकल रेट इज 110। ठीक है, 110 का मतलब क्या है? टैकीकार्डिया। ठीक है, पीआर इंटरवल 0.14 एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज 0.08 सेकेंड। तो देखो ये दोनों ही कंडीशन नॉर्मल है। पीआर इंटरवल भी इतना ही नॉर्मल 12 से 20 के आसपास होता है, 0.12 से 0.20 होता है, तो ये भी नॉर्मल है। और ये भी 4 से 8 तक 0.04 से 0.08 के आसपास होती है, ये भी नॉर्मल है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी। ठीक है, इन रीडिंग के आधार पे बताओ इन ये कौन सी बात है। तो देखो आपके रिदम है, ये रिदम्स है, तो रिदम तो आपकी नॉर्मल है, सिर्फ आपकी रेट बढ़ी हुई, तो इस कंडीशन को बोलेंगे साइनस ट्रैकीकार्डिया। साइनस वर्ड अगर लग रहा है तो इसका मतलब आपकी रिदम नॉर्मल है, आपके पीआर इंटरवल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और जितनी भी ये ईसीजी की रीडिंग्स होती है सब नॉर्मल है, सिर्फ आपकी हार्ट की रेट बढ़ रही है, तो उसको बोलेंगे साइनस ट्रैकीकार्डिया। अगर ये हार्ट रेट अगर 100 से कम होती जैसे कि क्वेश्चन में पहले था, तो उसका आंसर आ जाता है नॉर्मल साइनस रिदम। ये हार्ट रेट अगर 60 से कम होता है तो आंसर आता है साइनस ब्रेडिकार्डिया। और साइनस डिसरिदमिया नहीं होता, रिदमिया या तो क्वेश्चन होगा साइनस या क्वेश्चन होगा डिसरिदमिया, दोनों एक साथ नहीं है। इसका मतलब होता है नॉर्मल रिदम, इसका मतलब है एबनॉर्मल रिदम, तो ये तो बन ही नहीं रहा, तो ये तीनों का मतलब मैंने आपको सिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज असेसिंग द न्यूरोवस्कुलर स्टेटस ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, नर्व न्यूरोवस्कुलर स्टेटस, नर्व का और वेसल का। हु इज रिटर्न टू द सर्जिकल यूनिट 4 आवर एगो आफ्टर द एरोटा इलियक बाईपास ग्राफ्ट। ठीक है, ऐसा होता है भाई, एरोटा में से कट लगा के इलियक आर्टरी में एक एक्स्ट्रा कनेक्शन जोड़ देते हैं, एरोटा है और ये इलियक आर्टरी दोनों में एक्स्ट्रा कनेक्शन जोड़ दिया, इसको बोलते हैं ग्राफ्ट। और इस कंडीशन को बोलते हैं आरटीओ, एरोटा इलियक बाईपास ग्राफ्ट। ठीक है, ये लगा दिया आपने, मैंने सब चीज़ों की इमेज भी डाली है ना, तो कहीं गड़बड़ होने वाली नहीं, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है आपको एनक्लेक्स। आज के बाद जो भी क्वेश्चन करोगे आपके सोल्व होंगे। मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको हर क्वेश्चन एनक्लेक्स को सोल्व कराऊं, जिससे आप बहुत ज़्यादा डरते हो, एनक्लेक्स से बड़ी बुक है, समझ में नहीं आ रही, करने का मन नहीं कर रहा, तो अब आपको एक्सप्लेनेशन हम सारी समझा देंगे। ठीक है, द इफेक्टिव लैग इज वार्म एंड द नर्स नॉट रिड्यू रेडनेस एंड एडिमा। ठीक है भाई, वार्म हो रहा है, रेडनेस है, एडिमा है, एंड द पेडल पल्स इज पाल्पेबल, लेकिन जो पेडल पल्स है, पाँव की पल्स है, वो आप फील कर पा रहे हो, अनचेंज फ्रॉम द एडमिशन। ठीक है, व्हाट वुड द नर्स करेक्टली इंटरप्रेटेड द क्लाइंट ऑफ न्यूरोवस्कुलर स्टेटस। तो आपके हिसाब से वार्म हो रहा पाँव, रेडनेस है, एडिमा, ये कंडीशन क्या है? तो देखो ये कंडीशन जो इसके बाद हो रही है, बाईपास लगाने के बाद नॉर्मली वार्मथनेस, रेडनेस, एडिमा देखने को मिलता है सर्जिकल एक्सट्रीमिटीज़ पे, जिस पे सर्जरी हो रखी है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड फ्लो। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, कोई न्यूरोवस्कुलर प्रॉब्लम नहीं है, तो राइट आंसर आपका रहेगा इसमें से नॉर्मल कंडीशन, न्यूरोस्टेटस ऑफ नॉर्मल बिकॉज इंक्रीज इन ब्लड फ्लो ऑफ लेग, राइट आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, इम्पेयर्ड नहीं है, डिटोरिएट नहीं है, इन एडुकेट वेनस कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है, ये चीज़ एक नॉर्मल है। ठीक है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज इवेलुएटिंग द कंडीशन ऑफ ए क्लाइंट आफ्टर पेरिकार्डियोसेंटेसिस परफॉर्म टू ट्रीट कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट जब आपके हार्ट के चारों तरफ जो पेरिकार्डियल फ्लूइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उसको बोलते हैं, उसके कारण वो हार्ट पे दबाव लगाएगा और हार्ट के काम में डिस्टर्बेंस करेगा, दैट इज कार्डियक टेम्पोनेट। ठीक है, इस कंडीशन में आप क्या करते हो, इस कंडीशन में आप पेरिकार्डियल फ्लूइड को एस्पिरेट कर लेते हो, तो एस्पिरेट कर रहे हो आप। ठीक है, आफ्टर दिस प्रोसीजर
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वुड इंडिकेट द प्रोसीजर इज अनसक्सेसफुल, ये प्रोसीजर सही नहीं हुआ। देखो क्वेश्चन में पढ़ना है आपको कि क्या पूछना चाह रहा है। वो पूछना चाह रहा है कि सही नहीं हुआ। अगर सही हो जाता तो हार्ट आराम से पंप करता और अच्छा आउटपुट निकालता, ठीक है। तो अच्छा आउटपुट नहीं निकालेगा, ठीक है। पेरिकार्डियोसेंटेसिस क्या होता है एक बार देख लो। एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा फ्लूइड रिमूव किया जाता है फ्रॉम द सैक ऑफ द हार्ट। हार्ट के चारों तरफ जो फ्लूइड है उसको रिमूव किया जाता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियोसेंटेसिस। ऐसे फ्लूइड निकाला जाता है। जब आप फ्लूइड निकालोगे तो आपका ब्लड प्रेशर, जो बॉडी का ब्लड प्रेशर, वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हार्ट के चारों तरफ फ्लूइड के कारण ये हार्ट पंप नहीं कर पा रहा था। अब ये पूरा पंप करेगा, पूरा तो ब्लड अंदर जाएगा और पूरा निकलेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, तो वो बीपी बढ़ेगा। यहाँ से ऊपर जो वेन है, जो वेन से जो ब्लड आ रहा है, वो वेन से जो ब्लड आ रहा है, मतलब सेंटर्स वेन जो है, वेना कैवा वगैरह जो है, उन वेना केवा का प्रेशर कम होना चाहिए। जब क्योंकि कम इसलिए होगा क्योंकि वो सारा ब्लड तो यहाँ पे आ गया और यहाँ से पंप होकर आगे चला गया। लेकिन अगर आपका हार्ट अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा क्योंकि कार्डियक टेम्पोनेंट है, तो सेंटर वीनस का प्रेशर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। अगर सेंटर वीनस का प्रेशर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है तो ये ठीक हो रहा है। अगर नहीं मिल रहा, ये बढ़ा कम देखने को मिल रहा है, मतलब कि कम देखने को मिल रहा है, सॉरी, तो ये कंडीशन ठीक है। और बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये कंडीशन ठीक नहीं, क्योंकि आगे ब्लड गया ही नहीं। और आगे ब्लड नहीं गया है, इसका मतलब अभी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है। तो यही राइट आंसर होगा, राइजिंग योर सेंटर वीनस प्रेशर। अगर आपका सेंटर वीनस प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब हार्ट के पास ब्लड नहीं आया है और हार्ट ने आगे पंप नहीं किया। राइजिंग ब्लड प्रेशर ये तो होगा, ये तो उसका साइन है कि हाँ भाई सक्सेसफुल का साइन है। ऑडिबल साइन क्लियर सुनेगी, सक्सेसफुल का साइन है। क्लाइंट एक्सप्रेशन ऑफ रिलीफ, भाई अच्छा फील करेगा, वो भी सक्सेसफुल का है। लेकिन अगर आपका सेंटर वीनस प्रेशर बढ़ रहा है तो ये गलत है, नहीं बढ़ना चाहिए। एक्चुअल सेंटर वीनस प्रेशर कम होना चाहिए। सेंट्रल वेन आपकी वेना केवा, हार्ट जब पूरा पंप नहीं करता तो वेना केवा में ब्लड भर जाता है। अब अगर हार्ट पूरा पंप करेगा क्योंकि आसपास का फ्लूइड कम होगा तो जो बाहर का प्रेशर था वो कम होगा, अच्छी तरीके से पंप करेगा तो फिर वेना केवा का प्रेशर भी कम होना चाहिए, सेंटर वेन का भी प्रेशर कम होना चाहिए। अगर कम नहीं हो रहा तो समझ लो ये कंडीशन क्या है, अनसक्सेसफुल रही है। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज रिसेक्शन ऑफ एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म। ठीक है, एब्डोमिनल एरिया पे जो एरोटा है उसका अगर एरोटा अगर वो फूल जाए, ज़्यादा लार्ज हो जाए, ये नॉर्मल है, ये फूल जाए, एन्यूरिज्म बोलते हैं इस कंडीशन को, ये हो रहा है, उसकी बात चल रही है। उसका रिसेक्शन हुआ, उसको ठीक किया गया। ठीक है भाई, एरोटा एन्यूरिज्म को, एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म को ठीक किया गया है यस्टरडे, एंड द क्लाइंट हैज इंट्रावीनस इन्फ्यूजन रेट इज 150 ml पर आवर। ठीक है, जो फ्लूइड वगैरह चल रहा है वो इस रेट से चल रहा है, अनचेंज फॉर लास्ट 10 आवर। ठीक है, लास्ट 3 घंटे से कम, 10 घंटे से कम नहीं किया गया है। ठीक है, द क्लाइंट यूरिन आउटपुट फॉर लास्ट 3 आवर इज 90 50 28। ठीक है, 28 इज मोस्ट रिसेंट, मतलब कम होता जा रहा है, पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम हो रहा है। क्लाइंट ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल 35 ये बढ़ रहा है, और क्लाइंट का क्रेटिनिन लेवल 18 ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये वही तीनों चीज़ अगर बढ़ रही हैं तो इसका मतलब किडनी की दिक्कत है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एबनॉर्मल कंडीशन है। देखो नॉर्मल आपके मैंने इसी वीडियो में कराया हुआ है, पार्ट फर्स्ट में आई थिंक, ब्लड यूरिया का नॉर्मल लेवल 12 से 20 होता है, वो नहीं है इसमें। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सॉरी, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल 10 से 20 होता है, और ब्लड यूरिया का लेवल 12 से 20 ग्राम पर डे होता है। ठीक है, समझ रहे हो। और क्रेटिनिन का लेवल 0.6 से 1.2 होता है। वो दोनों ही ज़्यादा नज़र आ रही है, दोनों ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब किडनी पे इफेक्ट पड़ रहा है, इसका सही नहीं हुआ है। सही नहीं हो रहा तो आप फटाफट क्या करोगे, कॉल द फिजिशियन। चेक नहीं करना यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, एल्ब्यूमिन को नहीं चेक करना, इंफ्रावीनस नहीं, पंप को कुछ नहीं करना, आपको कॉल द फिजिशियन करना है कि एबनॉर्मल कंडीशन है, इसका मतलब आपकी किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। किडनी की जब भी प्रॉब्लम होगी तो किडनी फंक्शन टेस्ट KFT आपको बढ़े हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आता है, जिसमें क्रेटिनिन आता है, ठीक है, जिसमें ब्लड यूरिया, तो ये तीनों ही चीज़ें आपको ब्लड के अंदर बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। अगर बढ़ी हुई देखने को मिलती है तो आपको एक्यूट रीनल फेलियर है, शायद फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन है इसका ही, तो आप तुरंत क्या करोगे, तुरंत कॉल द फिजिशियन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट विद एंजाइना complained that anginal pain is prolonged and severe and occur at the same time of each day
एंड मोस्ट ऑफन एट रेस्ट इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। कोई फैक्टर नहीं है फिर भी ये पेन हो रहा है, रेस्ट कर रहे हैं तब भी हो रहा है, तो अब आप कौन से टाइप का होता है? देखो, स्टेबल एंजाइना हुआ कि जैसे आपने रेस्ट किया, आपने दवाई खाई, ठीक हो गया। वेरिएंट होता है ऐसा। वेरिएंट एंजाइना की क्वालिटी है, ठीक है, जो वेरिएंट एंजाइना है जिसको प्रिजमेंटल एंजाइना भी बोलते हैं, जो प्रोलॉन्ग और सीवियर होता है, मतलब पेन लंबा होगा और सीवियर होगा। ज़्यादातर कंडीशन में सेम टाइम ईच डे मिलेगा, हर दिन। आप रेस्ट कर रहे हो फिर भी पेन होएगा, और आप रेस्ट नहीं कर रहे हो तो भी पेन होगा, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन पेन हो रहा है, बेसिकली रेस्ट हो रहा है तो भी आपको पेन हो रहा है, तो इस टाइप के पेन को वेरिएंट एंजाइना बोलते हैं, ठीक है। वेरिएंट एंजाइना की खास बातें, इसी का दूसरा नाम प्रिजमेंटल एंजाइना भी है। दोनों ही बातें याद रखना। एंजाइना का मतलब जनरल चेस्ट में पेन होता है। बेसिकली चेस्ट में पेन होने का जो मेन कारण है वो है चेस्ट, मतलब हार्ट के पास जब ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, तो हार्ट तो पर्टिकुलर पूरे दिन काम करता है, लेकिन अगर उसकी हार्ट की सप्लाई कम हो गई तो वो पेन होएगा उसमें। और अगर वो पेन ठीक नहीं हो रहा है, सेम टाइम ईच डे हो रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोलॉन्ग चल रहा है, सीवियर हो रहा है, तो उस कंडीशन को आप कौन सा पेन बोलोगे? वेरिएंट एंजाइना, ठीक है भाई। ये थी हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में लोड कर चुका हूँ, यहाँ पे भी मैं आपको शो कर दूंगा कि सेकंड पार्ट भी आप पढ़ सकते हो, फर्स्ट पार्ट भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक हमारी वीडियो देखी है तो आप कमेंट जरूर करो। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, एक कमेंट आप जरूर करो, है ना। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, हम इमेज भी डाल रहे हैं इसमें, एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख रहे हैं। यहाँ थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट कम लिखे जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनको जब आप देखोगे उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी वहाँ से। ईसीजी अगर कुछ पैटर्न है तो वो भी मैंने इंक्लूड किया है, कोई इमेज मिली है मेरे को वो भी डाल दी मैंने। डिफिब्रिलेटर की भी इमेज डाली है, जो कि एक तो नेचुरल इमेज है जो कि हॉस्पिटल से ली गई है, और एक जो डाउनलोडेड इमेज है वो भी। सारी चीज़ें मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई है। अगर आपको मेरी ये मेहनत आ रही है, पसंद आ रही है, तो आप कुछ नहीं करना, आपको लाइक वाइक कुछ मत करो, आप सिर्फ एक कमेंट डालो, जो भी आपका मन करता है एक कमेंट आप कर सकते हो, ताकि मेरे को पता चल जाए कि इस बच्चे ने इस वीडियो को पूरा पढ़ा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।